पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जब बिहार की चर्चा हो रही है तो सिर्फ लाइव सिटीज के साथ नहीं, आज देश भर की मीडिया में बिहार के विशेषज्ञ के रूप में आपकी ही चर्चा हो रही है। सारे चैनल पर तो आप ही छाए हुए हैं कि बिहार को समझना है तो अजीत द्विवेदी से समझ लो। तो अजीत जी, जब हम लोग तो रोज समझते हैं और रोज बताते हैं अपने दर्शकों को, शाम के 7:30 बजे, कल कुछ देरी हुई थी तकनीकी बिल्कुल। कारणों से। तो देखिए, चुनाव आयोग ने डुबकी बजा दी। अब कसरतें चल रही है। कल ही हम लोगों ने कहा था चुनाव आयोग आगे निकल गया, लेकिन एनडीए में और महागठबंधन दोनों में क्या स्थिति है, क्या घमासान मचा है। चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके पहले इतनी लड़ाई की पूछिए मत। देखिए, एनडीए में चिराग पासवान को कैसे मनाकर रखा जाए, यह विकट बन गया है। और इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पहले लोकसभा चुनाव में सुलहनामा कराने वाले मंगल पांडे को भी लगाना पड़ा है। बात धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावरे से बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आज भी दिल्ली में बैठक हुई है और इधर महागठबंधन में मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं कि नहीं। देखिए, कांग्रेस और राजद में कुछ बातें बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुकेश सहनी अपनी उपेक्षा, कम सीटें, डिप्टी सीएम की बात नहीं, यह मंजूर करने वाले नहीं है। और इन दोनों घमासान के बीच चर्चा हो जाती है प्रशांत किशोर की कि क्या प्रशांत किशोर किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, किसी संदेशे का इंतजार कर रहे हैं। तो यह बात भी प्रशांत किशोर को लेकर चलती रहती है, क्योंकि चिराग पासवान से उनके रिश्ते अच्छे हैं। और देखिए, एनडीए में पहले एक फार्मूला निकाला जाता था, सीटें इतनी ले लीजिए, बाकी राज्यसभा और विधान परिषद में भी आपको कुछ दे देंगे। तो ये बातें भविष्य की होती थी और इन बातों पर बाद में अमल किया जाता था, नहीं किया जाता था, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तो इस बार हम जेडीयू और बीजेपी, यह तो दोनों पार्टियां इस स्थिति में रहती ही है कि जब मर्जी हो किसी को राज्यसभा और किसी को विधान परिषद भेज दे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम इस स्थिति में नहीं होती है। लेकिन ये दोनों सहयोगी दल इस बार राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों भविष्य में उसके झांसे में आते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी है, क्योंकि वह राज्यसभा में है और अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होना है, तो फिर उन्हें राज्यसभा जाना है। इसलिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा भी जोड़ा जा रहा है उन्हें लेकर, इसलिए उनकी सीटें भी कुछ कम हो रही है। लेकिन कैसे? देखिए, एक चक्र बातचीत हुई है, अमित शाह अभी नहीं आए हैं, पर चिराग पासवान के लोग ऑफ कैमरा अब भी कह रहे हैं कि 45 से नीचे नहीं और 40 से नीचे तो बिल्कुल नहीं। फिर ऐसी ऐसी सीटें मांगी जा रही है, ऐसी ऐसी सीटें मांगी जा रही है। कुछ सीटों पर सहमति बन गई, लेकिन ऐसी ऐसी सीटें मांगी जा रही है कि स्थिति मुश्किल। और उधर प्रशांत किशोर दम साधे बैठे हैं। सोशल मीडिया की चर्चाओं को छोड़ दें, उन्होंने ऐलान किया है कि 9 तारीख को हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कितनी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा 9 तारीख को होती, यह भी देखने की बात होगी कि क्या वह भी इंतजार करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार सामने आ जाए। और फिर जो, क्योंकि पटना में रेला लगा है बीजेपी कार्यालय में, पटना में रेला लगा है तेजस्वी यादव से मिलने वाले, क्योंकि वहां तो तेजस्वी और यादव और संजय यादव ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यह स्थिति है। महागठबंधन में मुकेश सहनी और एनडीए में चिराग पासवान क्या सलामत रहेंगे? लोग चर्चा करने वाले कहते हैं कि यदि चिराग पासवान गड़बड़ हुए तो मुकेश सहनी इधर से उधर चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि 14 नवंबर महागठबंधन की सरकार। तो टिकटों के ऐलान के पहले, सीट शेयरिंग के ऐलान के पहले दोनों गठबंधनों में खटपट। इस पर आपकी विवेचना अजीत जी।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो धन्यवाद, आपने कहा कि लोग बिहार समझने के लिए आजकल हमसे बातें कर रहे हैं, जी और जी इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी चैनल से हुई थी, लाइव सिटीज से हुई थी। 2 साल जी पहले हम लोगों ने सितंबर 2023 में शुरू किया, और फिर वो यात्रा भी चल रही है। जी तो ये अच्छी बात है। अब जो आपने कहा दोनों गठबंधनों के बारे में, एक बात जहां से आपने समाप्त किया, हम वहीं से शुरू करते हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी, ये हम्म दोनों ये भी मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं बड़ी पार्टी। हम्म ये दोनों ये भी मैसेज बार बार दे रहे हैं कि हम संबंधित गठबंधन में हैं। मुकेश हम्म सहनी बार बार कहते हैं कि हम महागठबंधन में हैं, महागठबंधन जीतेगा, सरकार बनेगी, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम्म चिराग पासवान भी बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए जीतेगा। तो ये हम्म दोनों, चिराग पासवान एनडीए के प्रति और मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल ये मैसेज नहीं होने देना चाहते हैं कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, या जो बड़ी पार्टी है हम उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए, जी सीटें बढ़वाने के लिए। क्योंकि हम्म वैसा मैसेज होने का क्या नुकसान है, ये उन दोनों को पता है। और हम्म दूसरे, उनको ये भी पता है कि वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, एक सीमा से ज्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बारे में हम कह रहे हैं। देखिए, मुकेश हम्म सहनी की भी एक सीमा है। जब वो हम्म 11 सीटों पर लड़े थे तो 4 सीट जीते थे, एनडीए के साथ लड़े थे, एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ लड़े थे, फिर भी 11 में से 4 जीते। और हम्म उसमें से भी एक सीट, जब बाई इलेक्शन, वो चारों उनके चले गए, चारों लोग, बाई इलेक्शन में एक सीट गंवा दी उन्होंने। बोचहा की जो सीट मुसाफिर पासवान की थी, बाई इलेक्शन हुआ, वो नहीं जीत सकी उनकी पार्टी, और बाकी 3 एमएलए उनके चले गए बीजेपी के साथ। तो हम्म दो दो प्रॉब्लम है। एक तो जब आप अलग होकर के बाई इलेक्शन में वहां लड़े, आप चुनाव नहीं जीत सके, वहां बीजेपी लड़ गई। तो हम्म दूसरा, मतलब वो गठबंधन की ही जीत थी। और दूसरा कि आपके 3 जो बचे थे, और लॉयल्टी का भी संकट है कि आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो आपके साथ टिकते नहीं है जीतने के बाद। तो जी लॉयल्टी का भी संकट है, और जमीनी आपका जो आधार है उसका भी संकट है। तो आप एक सीमा से ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं तेजस्वी यादव के हम्म ऊपर। और ये एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बड़े क्लोज जो उन दोनों के साथ टिकट तय करने वाले लोगों के साथ जिनकी बातचीत होती है, या जो लोग जानते हैं चीजों को, उनका कहना था कि तेजस्वी भी बहुत मोल भाव करने के मूड में नहीं है। जी उनका कहना है कि एक तो क्या, लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी और तीनों के नतीजे उनके सामने थे, किस तरह से वहां चुनाव हुआ, एटलीस्ट हम्म वो उनको आइडिया है। तो वो चाहते हैं, उनकी एक स्ट्रेटजी ये भी है कि हम अति पिछड़ा, हम अपने टिकट से ही ज्यादा संख्या में खड़ा करेंगे। हम्म ये जो डाइवर्सिफाई करने की बात हम बार बार कह रहे हैं कि टिकटों में डाइवर्सिफिकेशन इस बार दिखेगा, बड़ी विविधता दिखेगी, जी इंद्रधनुष दिखेगा हर पार्टी में, हर गठबंधन में इंद्रधनुष दिखेगा। पहले इंद्रधनुष नहीं दिखता था। लालू बिल्कुल यादव की पार्टी में सबसे ज्यादा यादव मुसलमान लड़ेंगे, और जो दूसरी अगड़ी जाती है उसमें ब्राह्मण और भूमिहार नहीं लड़ेंगे, कायस्थ नहीं लड़ेगा, कुछ थोड़े से राजपूत लड़ेंगे, अति पिछड़ों में से थोड़े लड़ेंगे, कुशवाहा और कोयरी कुर्मी नहीं लड़ाएंगे, धानुक। तो ये होता था। लेकिन अब इस बार इंद्रधनुष है। इस बार हर पार्टी, हर गठबंधन, हर जाति के आदमी को जगह देगी अपने में। अपना जो कोर आधार है उसको थोड़ा कम करेंगे। तो इसी सोच में तेजस्वी यादव की एक स्ट्रेटजी है कि हम अति पिछड़ा अपना ही ज्यादा लड़ा देंगे। तो बिल्कुल मुकेश सहनी से वो बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति नहीं ले आना चाहते। एक जगह हम्म उन्होंने कहा, मतलब उनके लोगों ने, कि वो एक लॉयल्टी को लेकर के, जो लॉयल्टी कोसेंट जिसको बोलते हैं, वो बड़ा कमजोर है। वो इस बात को हम्म लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम टिकट दे दें और इनके 8-10 लोग जीते रहे और उधर जरूरत हो तो ये उधर चले जाएं, अच्छा बार्गेन करके। तो हम्म ये भी कहीं ना कहीं एक संकट है, विश्वास का संकट इंडिया ब्लॉक में ये मुकेश सहनी को लेकर के बना हुआ है। हालांकि अब ये जी पूरी निष्ठा, पूरी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, लेकिन एक हम्म बार जैसे उन्होंने कह दिया कि आरक्षण की बात कह दे मोदी जी, तो हम उनके साथ चले जाए। हम्म तो आरक्षण की बात तेजस्वी यादव भी कहाँ कह रहे हैं। अगर बिल्कुल मोदी जी या अमित शाह आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, और आरक्षण की बात का क्या मतलब है, आप खुल करके जनता के बीच में क्यों नहीं कहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो मल्लाह जाति है, जो अभी अति पिछड़ा में है, उसको एससी में शामिल करना है, हम्म उसको नहीं अनुसूचित ये जाति में ये शामिल करना बात तो कहते हैं। और देखिए तेजस्वी यादव को वो यह भी बता रहे हैं, जता रहे हैं कि देखिए मैंने आपके लिए क्या कुर्बानी दी है। देखिए यह तो सबको पता है कि मुकेश सहनी यदि आज तैयार हो जाएं तो भले सीटों की संख्या कुछ कम हो, लेकिन एनडीए उन्हें एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि चिराग पासवान की बार्गेनिंग भी बहुत नहीं समझी जानी है, तो एडजस्ट कर लेगा। और यदि मुकेश सहनी ने पहले फैसला कर लिया होता तो शायद राजभूषण चौधरी निषाद की विदाई हो जाती और मुकेश सहनी केंद्र में मंत्री बन जाती। यह बात भी तय थी, क्योंकि मुकेश सहनी बिहार में स्थापित हो चुके हैं निषाद जाति के नेता के रूप में, मल्लाहों के नेता के रूप में। जितनी कोशिशें बीजेपी ने दूसरे मल्लाह जाति के नेताओं के लिए की, उनमें कोई सफल नहीं हुआ।
ठीक बात है। और हम लोग तो इस बात पर कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि एज ए मतलब जी एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में मल्लाह जाति को सेंटर स्टेज में ले आना, ईबीसी में एक महत्वपूर्ण फोर्स के तौर पर स्टैब्लिश करना, उसकी एक सोशल कैपिटल बनाना, पॉलिटिकल कैपिटल बनाना, ये सब मुकेश सहनी ने किया है। हम्म लेकिन जिस तरह से पिछली बार हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए और जाकर के एनडीए में शामिल हो गए, फिर उसके बाद एनडीए छोड़ करके आए, तो एक वो लॉयल्टी कोसेंट जो हम कह रहे हैं उसमें जी बिल्कुल डेफिसिट है। उसमें हम्म उस डेफिसिट की बात हम कर रहे थे, वो डेफिसिट है। और इनके यहाँ ये अभी इस बात का ये की स्ट्रेटजी है इंडिया ब्लॉक में कि कांग्रेस भी, देखिए जैसे कांग्रेस ने ईबीसी का जो घोषणा पत्र था वो कांग्रेस ने मूव किया, ये प्रपोजल कांग्रेस बिल्कुल का था, ये प्रपोजल ऐसा हम्म नहीं है कि किसी दूसरे ईबीसी लीडर की तरफ से आया। तो कांग्रेस भी ईबीसी के टिकट ज्यादा देने की तैयारी कर रही है, आरजेडी भी ज्यादा देने को तैयारी कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं या इनकी 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 वैल्यू कम लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लगा रहे हैं। हम्म जो आप तो अपने वो बारे बात तो कही जा रही है, कांग्रेस खेमे से कही जा रही है कि हम तो उसी सपने को साकार करना चाहते हैं जिस सपने को कर्पूरी फार्मूले के तहत नीतीश कुमार साकार करने की कोशिश करते रहे हैं। और उसी कर्पूरी फार्मूले का आरक्षण लागू कराने के लिए नीतीश और लालू यादव में झगड़ा हुआ था। बिहार भवन का बिल्कुल वह झगड़ा सबको याद है कि भाई बिल्कुल जो मजबूत ओबीसी की जातियां हैं वह आरक्षण पर लेकर बैठ गई, सब कुछ उनको मिल गया, और जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, वह वंचित हो गए। तो वह राजनीति तो कांग्रेस कर ही रही है। हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस तो उसी लिए अपना वो घोषणा पत्र लेके आए ईबीसी का, उसमें खैर सबकी मजबूरी थी कि सब लोग शामिल हों। तो जी ईबीसी की राजनीति पर फोकस बना है, ईबीसी का वो के वोट की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी मान रहा है कि बाकी जो तमाम वोट हैं वो अपनी जगह पकड़े हुए हैं, किसी ना किसी खांचे में फिट हो गए हैं। ईबीसी की जो जातियां हैं उनमें कुछ जातियों को प्रमोट करके और उनको अगर टिकट दिया जाए तो उनके वोट लिए जा सकते हैं। चूंकि हम्म हर जाति की जो ये जाति गणना के बाद के की स्थिति में हर जाति चाहे वो 0.1% हो, 0.2% हो, वो अपने लिए जगह तलाश रही है। तो बिल्कुल वो राजनीति चल ही रही है। हम्म लेकिन जो जो 60 सीटों की मांग से जहां से शुरू किया था, मुकेश सहनी ने शुरू किया, 40 पर आए, 30 पर आए, वो सब होता नहीं दिख रहा है। वो एक तो क्या जी है कि व्यवहारिक समस्या पर भी विचार करना चाहिए, व्यवहारिक स्थिति पर। 243 सीटें हैं, और अगर मान लीजिए मुकेश सहनी ऐसा चाह रहे हैं या उनकी पार्टी ऐसा चाह रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार 100 सीट लड़ रहे हैं और बीजेपी 100 सीट लड़ रही है, वैसी तेजस्वी क्यों नहीं 100 सीट लड़ रहे हैं? तो हम्म वो नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी 100 सीट पर नहीं आएंगे, मतलब तेजस्वी की बिल्कुल भी नहीं है, अपनी, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जी तेजस्वी या 125 भी आना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम्म जिस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के घेरे में कैद हो गए हैं मुकेश सहनी, उसी घेरे में तेजस्वी भी कैद है। अगर जी उनके वोटर्स को ये मैसेज नहीं गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, या हम्म अलायंस इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, या ये इतनी सीटें लड़ रहे हैं जिससे फिर वापस 80 सीटें जीत करके बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, अगर जी उनके वोटर्स को ये मैसेज नहीं गया तो वोटर टूट जाएगा। हम्म वो वोटर फिर आप अभी भी देखिए कि नीतीश कुमार के यहाँ जो सबसे ज्यादा ओबीसी विधायक हैं वो कुर्मी हैं और यादव हैं। हम्म उनके 22 में से हमको जहां तक ध्यान आ रहा है 7 कुर्मी और 4 यादव हैं। उनके ओबीसी में भी वो भी यादव खड़ा करते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। नीतीश बिल्कुल कुमार के भी यादव, हम्म बीजेपी के भी यादव जीत जाते हैं। तो हम्म यादव को अगर ये मैसेज हो गया तो ये कि नीतीश तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर अगर मगर है, या इतनी हम्म सीटें नहीं लड़ रहे हैं कि वो 80-90 जीतेंगे, तो फिर क्यों वोट देगा उनको? वो बिल्कुल उसका मोह भंग होगा, उसका वो टूटेगा। तो तेजस्वी की भी मजबूरी है, उस घेरे में खुद ही कैद है, अपने बंधक हैं अपनी ही राजनीति के, कि हम्म आपको ये मैसेज बनवाना ही होगा कि हम सबसे बड़ी ताकत के तौर पर लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। तो जी इसलिए वो भी नीचे नहीं आ सकते। और मुकेश सहनी भी उसी उसी राजनीति के बंधक हैं कि उनको ये मैसेज बनवाना है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हम इतनी सीटें जीत रहे हैं कि हमारी सरकार बनाने में भूमिका रहेगी। तो उस बिल्कुल राजनीति की मजबूरी में दोनों अपनी पोजीशन लेकर के बैठे हैं। हालांकि हम्म हमको जहां तक लग रहा है कि एक इसका व्यवहारिक समाधान निकल आएगा, कांग्रेस भी कुछ छोड़ने को तैयार हो गई है, जो पीछे 2 दिन की बात है, चूंकि उनके यहाँ भी बड़े अनुभवी लोग आए हैं पर्यवेक्षक हम्म बन के। उनकी बड़ी भूमिका नहीं दिख रही है, लेकिन वो अनुभवी लोग हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो, या पहले जो छंटनी समिति में हैं अजय माकन, ये सब लोग भी अपनी 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 अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं कि हम्म कांग्रेस को जिद नहीं करना चाहिए कि हम 60 सीट लेंगे या 66 सीट लेंगे या हम 58 सीट लेंगे। आप व्यवहारिक रूप से बात करिए, कितनी सीटों पर आप तेजस्वी यादव को नीचे ला सकते हैं, कितना आप छोड़ सकते हैं, उतने में एडजस्ट कर लेना है बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ। तो वो एक हम्म व्यवहारिक समाधान हमको निकल जाएगा। हम्म वहां भी अब ऐसी स्थिति आ गई ज्ञानेश्वर जी, सबने इसी वजह से रोक करके रखा था सीट बंटवारे को। ये बात हम लोग जी एनडीए की जब बात करेंगे तब भी कहेंगे, सब इस हम्म इंतजार में थे कि चुनाव की घोषणा हो जाए, नॉमिनेशन शुरू हो जाए। अब तो 3 दिन में नॉमिनेशन शुरू होने हैं, 10 तारीख से बिल्कुल नॉमिनेशन है फर्स्ट फेज का। तो उसके हम्म बाद किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। आप अब हम्म भाग के उधर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उधर ऑलरेडी लफड़ा झगड़ा फंसा हुआ है सीटों का।
तो आपके लिए 7-8 सीट 9 सीट भी निकालना हो तो कैसे निकालेगा? कोई भी आदमी नहीं निकाल सकता है। वो बिल्कुल उतनी बिल्कुल। सीटें निकालने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो चुनाव उनको की घोषणा के साथ ही जो पहला ओपिनियन पोल आया अजीत जी, वह तो महागठबंधन को और सतर्क करता है ना कि देखिए यदि आपस में ही लड़ते रहे तो एनडीए का एज कितना अधिक बढ़ गया है। नहीं, एनडीए का तो अब बहुत ही, अगर देखिए चिराग पासवान नहीं छोड़ रहे हैं, साथ हम्म। में रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में रहते हैं, तो 7% का एडवांटेज हो गया। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के वोट में तो सिर्फ वो वोट जुड़ा जो पिछली बार मान लीजिए कि मुकेश सहनी को मिला था, उनके साथ आ जाएगा। लेकिन चिराग पासवान का जो 5.66% वोट है ज्ञानेश्वर जी, वो तो पूरा का पूरा चिराग पासवान का और बीजेपी का है बिल्कुल भाई। कुछ चिराग पासवान का वोट है और कुछ बीजेपी का वोट है। जो बीजेपी के ऐसे सिंपैथाइजर जो अलायंस में रहने के बावजूद जेडीयू को नहीं देते हैं, उन्होंने दिया, या बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स दिए थे उनको वोट मिले, तो वो तो पूरा का पूरा वोट वापस आ जाएगा एनडीए में। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी एक वोट, और वोट के साथ एक केमिस्ट्री भी। ये वोट से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा के वोट कम थे, लेकिन जिस केमिस्ट्री की जरूरत है एनडीए में, वो केमिस्ट्री उनके साथ वापस आ जाएगी। तो वो उनके साथ वापस आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 7% का एडवांटेज है। हम 1% इधर मुकेश सहनी का वोट जोड़ भी दें तब भी 6% का एडवांटेज है। तो वो तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, एकदम से 44-45% पर एनडीए और 38% पर इंडिया ब्लॉक। तो वो एडवांटेज बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी ये लोग उस एडवांटेज को कम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब जो अपना एक रेनबो कोलिशन बनाया हुआ है इन लोगों ने, वो रेनबो कोलिशन कायम रह जाए, जिसमें पशुपति पारस भी हो और हेमंत सोरेन भी हो और मुकेश सहनी भी हो, लेफ्ट की तीनों पार्टियां भी हो, कांग्रेस भी हो, आरजेडी हो, जो एक बड़ा अम्ब्रेला, आईपी गुप्ता भी हो, बिल्कुल वही रेनबो। तो उनके रंग के बिना रेनबो पूरा नहीं होगा। और इस मामले में इन लोगों को वो उठाना चाहिए है जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का ब्लूप्रिंट है तमिलनाडु का। कि जिस तरह से स्टालिन ने, कांग्रेस ने मिलकर के वहां अलायंस बनाया है कि किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट, किसी को 1 सीट करके 12 पार्टियां हैं वहां। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वीसी के भी है, पीएम के भी है, एमडी के वो जो बाइको की पार्टी भी है, सारी पार्टियां, 12 पार्टियों को मिला करके एक सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बना है। तो वहां से उठाइए, सीखिए और ये काम करिए। व्यवहारिक रूप से जब तक सोचना नहीं शुरू करेंगे, हाइपोथेसिस से, अपने यूटोपिया से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी है। लेफ्ट को हम ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की सीटें अगर बहुत नहीं बढ़ी, कम रह गई, तब भी वो राजी है, साथ में लड़ने को राजी है। ज्यादा अगर देंगे तो ये फायदा गठबंधन का होगा, उनका जितना फायदा होगा उतना गठबंधन का फायदा होगा। कांग्रेस जैसे कुछ सीट छोड़ने को राजी हो गई है, मान लीजिए कि 10 सीट छोड़ रही है, उसको 2-3 और छोड़नी पड़े, और ये तेजस्वी यादव भी अपनी 144 में से 10-12 सीटें छोड़ देंगे तो अलायंस बन जाएगा। और उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर सिद्धांत रूप से ये तीनों लोग साथ में, चारों लोग साथ में हैं, मुकेश सहनी सिद्धांत रूप में इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, तो सीटें बाधा नहीं बननी चाहिए है, और नहीं बनेगी, हमको ऐसा लग रहा है जी। तो चलिए देखिए, या तो महागठबंधन की बात हुई, अब उधर चलिए एनडीए की ओर। चिराग पासवान अरे हैं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हमने तैयारी कर रखी है, और हमारा आकलन, यदि हमने अभी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, यदि हम 20, 25, 18 पर मान गए, तो जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे उम्मीदवार 2020 में रहे, या फिर हमने जो पार्टी का विस्तार किया है पूरे बिहार में, वह निराश हो जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे, वह बागी हो जाएंगे, वह एनडीए को हराने में लग जाएंगे। इसलिए देखिए, लंबी बातचीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे और मंगल पांडे को भी शामिल किया गया। देखिए, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में बात कर ली थी, लेकिन चिराग पासवान पटना नहीं आए थे। तो मंगल पांडे को सूत्रधार बनाया गया, क्योंकि मंगल पांडे का सम्मान है, या जो कुछ है, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ही इस झगड़े को खत्म कराया था। तो अब देखिए, बातचीत के बाद कहा गया कि एक चरण की और बातचीत होगी। अब अमित शाह की एंट्री कब होती है, अभी देखने की बात है। और चिराग पासवान एक बड़े फलक हैं, एक बड़े चेहरे हैं। कल भी उनके बहनोई जो सांसद हैं, उन्होंने जो ट्वीट कर दिया था युवा सरकार, उसे भी लेकर बहुत सारे सस्पेंस पैदा हो गए। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी, कि आज भी खबर चल रही है कि भाई दोनों जो हैं कहीं आपस में मिल न जाएं। 9 तारीख को देखिए प्रशांत किशोर कितनी सीटों का ऐलान करते हैं, क्या प्रशांत किशोर से चिराग पासवान की बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, ये तमाम बातें पटना में तैर रही है और फैल रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक। दीजिए देखिए ज्ञानेश्वर जी, खाली ये समस्या नहीं है कि चिराग पासवान को, अगर चिराग पासवान को 2-3 सीटें ज्यादा देने के लिए बीजेपी राजी भी हो जाए, दे भी दे,
लेकिन उसके बाद जो नाराजगी जीतन राम मांझी में होगी उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये एक मामला नहीं है ना, दो बड़े दलित नेताओं का मामला है इसमें। आप एक व्यक्ति, एक दलित नेता चिराग पासवान, जिनके पासवान वोट का परसेंटेज 5% है, तो मुसहर भी तो 3% से कुछ ज्यादा है। जिनके एक छत्र नेता जीतन राम मांझी हैं, उनके प्रति जो मांझी मुसहर का जो कमिटमेंट मांझी के प्रति है, वैसा कमिटमेंट पासवान का नहीं है चिराग पासवान के प्रति। 50 to 60% वोट मिलता है पासवान का जब वो चुनाव लड़ते हैं। तो अगर आपने एकदम अनड्यू फेवर होता हुआ दिखा, ये लगा कि आप 30 सीट दे रहे हैं चिराग पासवान को, तो फिर जीतन राम मांझी को 15 सीट से कम में कैसे राजी करेंगे? जीतन राम मांझी को लेकर खबर यह है अजीत जी की, देखिए उन्हें पहले 7 सीटों का ऑफर किया गया, 7 सीटें और विधान परिषद की 1 सीट आगे संतोष सुमन के लिए। जब वो 7 सीटों पर नहीं माने तो 8 सीटों की बात हुई है। अब सुन रहे हैं कि 9 सीटों तक बात पहुंच रही है, हो सकता है 10 भी पहुंच जाए। लेकिन जीतन राम मांझी की एक हसरत थी कि अत्री विधानसभा क्षेत्र उन्हें लड़ने को मिल जाए गया में, जो उनका जहां वो वोट करते हैं, अत्री के निवासी भी हैं। लेकिन यह बात खारिज कर दी गई है, क्योंकि कहा यह गया बीजेपी की ओर से कि भाई गया जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आप पहले से लड़ रहे हैं, टिकारी, इमामगंज और बाराचट्टी, तो चौथी सीट आपको नहीं मिल सकती है। तो यह बात अब अत्री विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा यह है कि जेडीयू को अति पिछड़ी राजनीति करनी है, चंद्रवंशी राजनीति करनी है, क्योंकि भाजपा ने तमाम चंद्रवंशी राजनीति कर रखी है, प्रेम कुमार चंद्रवंशी, भीम सिंह चंद्रवंशी, प्रमोद चंद्रवंशी। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी जो चुनाव हार गए थे, जिनके लिए कई सीटों की बात हो रही थी, हम लोगों ने पिछले दिनों कहा था कि उनकी बहू घोसी से लड़ सकती हैं, जो जाति के भूमिहारन है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को गया में अत्री से लड़ने को कहा है। तो यह बातें चल रही है। अब जहानाबाद की सीट तीनों के लिए हॉट सीट बनी हुई है। जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं प्रिंस शर्मा के लिए, माफ कीजिएगा चुन्नू शर्मा के लिए, जेडीयू भी मांग रहा है प्रिंस शर्मा के लिए, और उधर एलजेपीआर भी मांग रहा है इंदु कश्यप के लिए। तो ये तमाम कवायदे चल रही है कि उन्हें 7 कहा गया था, 8 तक बात पहुंची है, अब 9 तक हो सकता है ऑफर किया जाए। तो ये कवायद है जीतन राम मांझी को लेकर। वही हम ये कह रहे थे, हम जिस बड़ी तस्वीर की बात कर रहे थे, वो 9 या 10 सीट पर मान लीजिए राजी भी हो जाए, लेकिन जब वो देखेंगे कि आप चिराग पासवान को 30 सीट दे रहे हैं, लोकसभा में भी वो लोकसभा की यही बात तो कहते हैं कि उनको 1 दी गई, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। इनको इनका कहना है कि हमको 2 सीट ऑफर की गई थी और राज्यसभा की सीट का भी ऑफर किया गया था, तो वो सब चीजें मिली नहीं है। तो इसलिए वो किसी दूसरे, जो आपने कहा ना कि एनडीए में कोई भी, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, कोई भी राज्यसभा या एमएलसी जो भविष्य के वादे हैं उसकी बात अभी नहीं करना चाह रहा है। और इसका कारण यह है कि उनको लग रहा है कि अभी इस बार हम ज्यादा सीट एमएलए की लेकर के लड़ेंगे और हमारे एमएलए ज्यादा जीत जाएंगे, तो अपने आप हमारी ऐसी हैसियत रहेगी कि हम एमएलसी ले लें और राज्यसभा ले लें। अगर हम कम सीट लेकर के लड़े और कम ही एमएलए जीते और बाद में अगर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, नहीं दिया राज्यसभा या एमएलसी नहीं दिया, तो क्या कर लेंगे? तो नंबर ऑफ एमएलए बढ़ाओ, सीटें ज्यादा लड़ो ताकि ज्यादा एमएलए जीते और सरकार की निर्भरता तुम्हारे ऊपर रहे। अगर सरकार की निर्भरता रहेगी, अपनी शक्ति ज्यादा रहेगी, तो राज्यसभा भी मिलेगी और एमएलसी भी मिलेगा। इसलिए अभी कोई आदमी एमएलसी और राज्यसभा की बात करने को तैयार नहीं है। दोनों लोग अभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। चिराग पासवान को अगर 28 से 30 या 25 से ऊपर सीटें देने की बात होती है, तो आप तय मानिए कि 9 से 10 सीट पर जीतन राम मांझी को मनाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि फिर वो इस बात को लेकर के, अच्छा उनको भी तो अपनी कम्युनिटी में मैसेज देना है कि हम इतने बड़े नेता हैं, हम मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में इतने भारी भरकम मंत्री हैं और 3% वोट भी कमांड करते हैं और सीटें हमको इतनी ही मिल रही हैं, सिंगल डिजिट में सीट मिल रही है, और चिराग पासवान को इतनी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो बीजेपी की ये भी दुविधा है। अगर ये समस्या नहीं होती तो चिराग पासवान को सीट देने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो वो एक समस्या वो भी आ रही है। और अब उसी से इनकी भी समस्या है, ये भी नजर रखे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, कि आप दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको आप कितनी सीटें दे रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए हमने कहा कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। मान लीजिए कि वो उस तरह से, आप कुशवाहा का वोट 4% है, 4.2 अभी लगातार छपी रहा है, जाति गणना के आंकड़े छप रहे हैं, उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो उस पूरे वोट के नेता है, उस वोट के एक हिस्से को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो केमिस्ट्री बेटर बना सकते हैं शाहबाद के इलाके में, मगध के इलाके में, जहां शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, और मगध में जहां राजपूत और कुशवाहा का, शाहबाद में राजपूत और कुशवाहा का की केमिस्ट्री बनाने की बात चल रही है, वो केमिस्ट्री वो बेहतर तरीके से बनवा सकते हैं। उनकी एक क्षमता है, उनकी एक उपयोगिता है उस नाते। तो उनकी भी नजर है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं।
अगर छोटे सहयोगी दलों को अर्थमेटिक के आधार पर, मैथ्स के आधार पर, आंकड़े के आधार पर आप अगर एडजस्ट करते हैं ज्यादा सीटें दे करके, और तो फिर दूसरा जो केमिस्ट्री बनवा सकता है उसको कम सीट में कैसे एडजस्ट करेंगे, एक बात है। बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों लोग केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है। अगर मंत्री भी बना दिया गया रहता तो उस केमिस्ट्री के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, लेकिन वो भी अभी नहीं हुआ और अब हो भी नहीं सकता है चुनाव के पहले। तो उनको भी अपने वोटर्स के लिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को अपने वोटर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए, अपनी केमिस्ट्री ठीक करने के लिए सरकार के साथ ये जरूरी है कि एक अच्छी ठीक ठाक संख्या में जो सम्मानजनक बात कही जा रही है कि सम्मानजनक सीट, वो सम्मानजनक सीट मिले। हालांकि कोई खोल नहीं रहा है कि कितने पर हमारा सम्मान बचेगा, कल तो जितनी सीटें मिल जाएंगी सब कहेंगे कि इतने पर ही सम्मान बच गया, लेकिन कम्युनिटी में मैसेज देना है। केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है। अगर मांझी नाराज हो गए, अगर उनको आपने जोर जबरदस्ती मनाया 9 सीट 8 सीट 9 सीट दे करके, तो जरूरी नहीं है कि उनकी कम्युनिटी वोट करे, और कम से कम वो झगड़ा जो चिराग पासवान के साथ है, लोजपा के कैंडिडेट के साथ है, उसको हो सकता है वोट नहीं मिले। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे पूरे प्रदेश में घूम करके लोग चिराग पासवान ने अपनी जगह बनाई है मान लीजिए, तो उसी तरह से कई क्षेत्रों में जीतन राम मांझी ने भी तो बनाई है। वो पूर्णिया तक गए हैं, उन्होंने सीमांचल में भी अपनी रैलियां की, सभाएं की, वहां भी एक जगह बना रहे हैं। मगध में है ही, और मगध में हम लोग जब अच्छी तस्वीर जब हम लोग लिस्ट निकाल करके देखते हैं कि एनडीए कहां जीता है, तो उसमें लगातार जो 4 सीटें हैं वो जीतन राम मांझी की ही है। पूरे मगध और शाहाबाद में 54 में से हम 54, कई लोग 48 सीट कहते हैं, मान लीजिए हमने जोड़ा तो 54 सीट मगध और शाहाबाद मिलाकर के बनती है 9 लोकसभा सीटों की, और उसमें से सिर्फ 10 सीटें एनडीए को मिली हैं, तो 4 तो अकेले जीतन राम मांझी ने जीत के दी है जी। तो फिर आप ऐसे नेता को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, उनकी जरूरत है आपको। उन्होंने हम लोग के इलाके में पश्चिमी चंपारण से थारू का जो इलाका है, एसटी का इलाका, वहां से शुरू, वहां भी उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं, वहां भी लोगों को जोड़ा है और सीमांचल तक लोगों को जोड़ा है। तो वो भी तो कहेंगे कि हमको हर जगह सीट चाहिए। तो यहां भी हम फिर वही बात कहेंगे जो इंडिया ब्लॉक के लिए है कि व्यवहारिकता समझने की जरूरत है। व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं जी जी। देखिए, जाति की छाती इतनी बड़ी होती जा रही है इस चुनाव में। अभी से कुछ देर पहले गया से कुछ लोग आए हुए थे मुझसे मिलने, जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा। उनकी चिंता ये है कि गया जिले में 10 सीटें और जेडीयू एक कुशवाहा को नहीं लड़ा रहा है। हमने पूछा 2020 में क्या हुआ था, तो कहा गया कि 2020 में बेलागंज से अभय कुशवाहा लड़े थे, जो अब औरंगाबाद के सामने। तो अब इसकी चिंता हो रही कि औरंगाबाद में जेडीयू कुशवाहा को नहीं लड़ा रहा है। अब हमारी मुलाकात कुछ भोजपुर के राजपूतों से हुई कल रात को। उन्हें इस बात की परेशानी है कि ठीक है, पवन सिंह आ तो जरूर गए, लेकिन पवन सिंह जाकर इतना क्यों झुक गए उपेंद्र कुशवाहा के पैरों पर? तो यह तो भाई राजपूतों की जो पहचान है उसके विपरीत है कि पवन सिंह ने ना कटवा दी। तो ये जाति की छाती भी बड़ा ही मुश्किल है कैसे समझा। और ये शाहाबाद तो बिल्कुल क्या कहें, यहाँ तो बहुत ही कठिन है। वही तो, उस कठिनाई को दूर करने के 2 चेहरे हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जो मगध शाहाबाद की सारी कठिनाई को दूर करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। और चिराग पासवान को भी ये समझना है, वो 100% स्ट्राइक रेट जो लोकसभा में रहता है, असेंबली में जरूरी नहीं है कि वो 100% स्ट्राइक रेट रहे, और वो तब होगा जब आपका सद्भाव नीतीश कुमार के साथ भी होगा और जीतन राम मांझी के साथ भी होगा। इन दोनों से समीकरण बिगड़े हुए हैं। कोयरी कुर्मी से भी समीकरण बिगड़ा हुआ है और मुसर से भी, मांझी से भी बिगड़ा हुआ है। तो सिर्फ आप अपने दम पर, या जो बीजेपी का कोर वोट है अगली जाति का और ईबीसी के कुछ वोट, उसके दम पर हर जगह चुनाव जीत जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए है, जो सद्भाव अलायंस के पार्टनर्स के बीच में दिखना चाहिए है, वो नहीं दिख रहा है, वो अभी नहीं दिख रहा। और अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है, घोषणा हो गई, अब टिकटों का बंटवारा, नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से। तो नॉमिनेशन शुरू होने के पहले अगर ये नहीं बन गया, और इस मामले ये और उलझेगा अगर ये नेता लोग ज्यादा सीटों के लिए अड़े रहते हैं, ये अगर बहुत आसानी से सुलझ जाता, अगर प्रभारी के स्तर पर जो धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के स्तर पर, तो उसका एक अलग मैसेज आता। अगर अमित शाह इंटरफेयर कर रहे हैं और अमित शाह बैठा करके लोगों को और ये समझा रहे हैं, और ये मैसेज होता है कि जोर जबरदस्ती तैयार किया गया चिराग पासवान को, या जोर जबरदस्ती तैयार किया गया जीतन राम मांझी को, तो वो राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। चुनावी राजनीति के लिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है। फिर जब क्षेत्र में लड़ाई चली जाएगी, देखिए कितना भी समीकरण है, हर समीकरण के बावजूद एक लड़ाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी होती है।
बिल्कुल। एक लड़ाई नैरेटिव की होती है, एक लड़ाई लीडरशिप की रहती है, टॉप लीडरशिप के नेता के करिश्मे की लड़ाई रहती है, एक लड़ाई एजेंडे की रहती है, लेकिन एक लड़ाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है कैंडिडेट्स की। और कास्ट हम्म में जो आपने कहा कि जातियां इस तरह से compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ कि वो हम्म उनका पहला पहला ये रहता है कि हम जिसको हमारी जाति का है उसको दें। दूसरा हम्म ये रहता है कि हमारी जाति से जिसका इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम्म, उसका आदमी है तो उसको हरवाओ। और तब बिल्कुल तीसरा होता है कि जिस पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं उस पार्टी को दें। बिल्कुल। तो अगर इस फॉर्मूले पर वोटिंग होती है तो इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट चिराग पासवान का तो दिख रहा है अभी कि जीतन राम मांझी के साथ है। इमीडिएट हम्म कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि उनका मतलब मुसहर से इधर और आगे कुर्मी से है। तो ये हम्म जातियां एक दूसरे को हरवाने के लिए अगर काम करेंगी ग्राउंड पर तो आप कैसे कंट्रोल करिएगा? 243 सीट में कोई थोड़े जाकर के एक एक नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपना हम्म। करिश्मे का वोट अलग है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये तब दूर होगा जब सीट का बंटवारा ढंग से हो जाए और सब गले में हाथ डाल करके, जैसे जैसे अब आपने कहा ना कि वो भले राजपूत लोग बहुत नाराज हैं, हम्म लेकिन उनके मन में एक है कि पवन सिंह आ गया है और पवन सिंह विधायक होगा, पवन सिंह बड़ा नेता होगा और हम हमारी एक जगह बनी उसको ले आया बीजेपी ने। अल्टीमेटली बीजेपी ने छोड़ा नहीं उनको। देखिए बिल्कुल। वो बड़े हैं और उन बड़े हैं, शिक्षक हैं, उनके सामने झुक गए। हालांकि बहुत राजपूत लोगों में नाराजगी है जो आपसे भी कहा और हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, लेकिन हम्म उसी जगह ये नैरेटिव भी चल रहा है कि नहीं अच्छा हुआ पवन सिंह आ गए, उधर इधर इधर उधर कहाँ भटकते, बीजेपी ने सम्मान दिया उनको, दूसरे हम्म, किसी ने तो सम्मान दिया नहीं। जबकि बीजेपी का वोटर है कुशवाहा और उसको बिल्कुल। उसको खुश करना था बीजेपी को, उसकी नाराजगी थी तो तब भी आरजेडी ने इनको नहीं, पवन सिंह को नहीं पूछा। तो इस बात को हम्म लेकर के भी एक है कि पवन सिंह से हमारा ठीक है। तो इस तरह के जो फॉल्ट लाइंस है कास्ट के, वो ठीक करना है एनडीए की सभी पार्टियों को, एनडीए के सभी बड़े नेताओं को मिलकर के उस फॉल्ट लाइंस को ठीक करना है। तो जाति का समीकरण जो जो जिसकी हम लोग अभी पहले चर्चा कर रहे थे, उसमें चिराग पासवान का ठीक है कि उनके पास फॉरवर्ड्स बड़े सहज तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं, पासवान जुड़ जाते हैं, दूसरे दलित भी आ जाते हैं, कैंडिडेट अपना वोट ले आता है। लेकिन इन इन पार्टियों का सद्भाव भी चाहिए, इन जातियों का सद्भाव भी उनको चाहिए होगा चुनाव जीतने के लिए। आप बहुत ज्यादा सीटें लेकर के क्या कर लेंगे? आखिरी तो सवाल अजीत जी, आखिरी सवाल। 9 तारीख को क्या प्रशांत किशोर 243 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे कि शुरुआत करेंगे? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो भी 243 की उम्मीदवारों की, 243 तो छोड़ दीजिए, वो भी उनकी सूची भी बहुत बड़ी नहीं होने जा रही है। पहले अब हमको जी। कोई सूचना नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। हम एक अंदाजे से करें जो जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो हम्म ऐसी सीटें चुनेंगे जो निरापद होंगी, जहां बिल्कुल। जहां या तो उनको ये भरोसा है कि भाई हम लड़ाई में नहीं रहेंगे, हमारा उम्मीदवार कमजोर है, तो हमको जी समीकरण पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि किस पार्टी का जी कौन आ रहा है। या तो जी वैसी सीटें होंगी या फिर ऐसी सीटें होंगी जहां उनको उनको तय है कि उन्होंने तय जी किया हुआ है कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए की तरफ से कोई भी आए हम इन्हीं को लड़ाएंगे। जी। ये दो 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 श्रेणी की सीटें हमको लग रही। कई सीटें तो ऐसी हम्म, होती है ना कि जहां तय है, मान लीजिए कि अगर मुन्ना जी ने तय किए हुए कि हमको लड़ना है, तो मुन्ना जी के लिए कोई सीट उन्होंने चुन रखी है, तो वाईबीगी के थोड़े, लिए तय है, वाईबीगी के लिए तय है। हाँ वो वाईबी गिरी तय है। तो ऐसी सीटें होंगी जहां उन्होंने तय कर रखा है कि हमको ये नहीं देखना है कि उन दोनों गठबंधनों से कौन आएगा, ऐसी सीटें हम्म अनाउंस हो जाएंगी। या ऐसी जहां वो मान रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी लड़ाई नहीं है तो हम एक अच्छा कैंडिडेट है हमारा, हम इस कैंडिडेट को लड़ा देते हैं। हम्म जिन सीटों पर उनको लग रहा है कि टैक्टिकली हमको जिन जो सीटें उन्होंने तय की होंगी, जहां टैक्टिकल कैंडिडेट उन्होंने तय कर रखा होगा कि उनका जिस जाति का आएगा उन दोनों का हम उससे इतर कोई नई जाति लड़ाएंगे, अजीत जी, उन सीटों पर नहीं अजीत अनाउंस जी, किया। अजीत जी, यह तो जो खबर है ना, इसके लिए तो उम्मीदवारों की छाती ऐसी फट रही है। आपको बताएं, बक्सर विधानसभा क्षेत्र, दोनों ही गठबंधनों के समर्थकों ने हमसे यह जानने की कोशिश की कि कहीं से यह खबर उड़ गई है कि भाई इंडिया ब्लॉक भी लड़ाएगा ब्राह्मण को, मुन्ना तिवारी लगातार जीत रहे हैं, और एनडीए भी बीजेपी ब्राह्मण को लड़ाएगा। तो खबर आ रही है कि वहां प्रशांत किशोर, जो अफवाहें चल रही हैं कि प्रशांत किशोर वहां किसी भूमिहार को लड़ाने जा रहे बिल्कुल। हैं। हाँ, तो तो अब मतलब क्या कहें, कल रात को 1 बजे तक मुझे खुद पता नहीं है क्या करने जा रहे हैं। तो हम्म, हमने पूछा भाई इतनी चिंता क्यों है? तो हुआ कि ब्राह्मणों का मत इतना है, भूमिहारों का मत इतना है, यदि प्रशांत किशोर ने यह खेल कर दिया तो पूरा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो ऐसी सीटों पर कैंडिडेट नहीं अनाउंस करेंगे प्रशांत किशोर। हाँ। जहां ऐसी सीटें हैं जहां जो टैक्टिकल लाइन उनकी तय है, उनके पास तमाम फीडबैक है, तमाम आंकड़े हैं, ऐसी हम्म सीटें जहां उम्मीदवार उनको एडवांटेज दिलवा सकता है उनकी पार्टी को, हम्म हम्म वैसी सीटों पर उम्मीदवार नहीं अनाउंस करेंगे और ऐसी सीटें ज्यादा है।
तो बिल्कुल। इसलिए वो शुरुआत कर देंगे, चूंकि उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करेंगे, तो अपने अपना वादा भी तो पूरा करना होता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम अपने सारे उम्मीदवार सबसे पहले कर देंगे। तो उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले वही करेंगे, क्योंकि इधर से तो अभी किसी की तरफ से होने की गुंजाइश है नहीं परसों। तो वो कुछ उम्मीदवार घोषित कर देंगे, जिसमें ये 2 श्रेणी की सीटें होंगी, जहां उनके व्यक्ति चेहरे तय हैं वो कर देंगे, और जहां उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छी लड़ाई में नहीं है वो कर देंगे। जहां अपने को लड़ाई में मान रहे हैं, टैक्टिकल लाइन जहां उनकी उनकी सोची हुई है, वहां नहीं करेंगे। चलिए तो करते हैं थोड़ा इंतजार, 2-3 दिनों तक तो यह सब चलता ही रहेगा। चिराग पासवान को भी देखते हैं, मुकेश सहनी को भी देखते हैं और प्रशांत किशोर को भी देखते हैं कि आखिरी फैसले क्या होंगे। हम लोग तो रोज बताते ही रहेंगे, तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।